तो ये हो गया आपका लॉग, ऊपर था 3x+6/x² + 2, 3x+6/x² + 2, और बेस था 2। ये वैल्यू आपको दी, दिस इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, 1 को लिख सकते हो 0.3 की पावर 0। अब मैंने एक्सपोनेंशियल में आपको बताया था कि यदि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो दिस शुड बी लेस देन 0 है ना। ये जो पावर वाली इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, बेस यदि 1 से छोटे हैं। अब फिर से ये वाला बेस भी 1 से छोटा है, तो इफेक्टिवली आपके पास जो इनइक्वेशन बचेगी दैट वुड बी log ऑफ 3x+6/x² + 2 सर पहले वो डोमेन ले। ग्रेटर देन 1। चलो वो एक ही बात है, अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब डोमेन निकाल देते हैं पहले। डोमेन कंडीशन में तुम्हारे पास आएगा एक तो ये 3x+6/x² + 2 ग्रेटर देन 0 लॉग के साथ है, अंदर वाली क्वांटिटी ये। और दूसरी चीज एंड log ऑफ 3x+6/x² + 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ये भी लॉग के साथ है। दोनों में से अगर इफेक्टिवली आप देखोगे तो, मतलब सॉरी सर लॉग वो नहीं, ग्रेटर लॉग देन हटाने के 0 होगा बाद, ना? हाँ मतलब लॉग इसको हटा देता हूँ, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन वैल्यू जो होगी वो इसके 1 के हिसाब से आएगी, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे -2 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, आपको चाहिए ये क्वांटिटी, अच्छा सॉरी अभी तो 1 को भी इधर लाना पड़ेगा ना। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इधर से आ जाएगा x² - 3x - 4/x² + 2 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, ये फैक्टराइज हो जाएगा लेस देन 0। ध्यान रखना ये x² + 2 हमेशा पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इनइक्वालिटी बच गई आपके पास -1 और 4, तो x बिलोंग्स टू -1 to 4 आ जाएगा। ये डोमेन कंडीशन आई। अब हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी तो सिर्फ यही बची थी यहाँ पे, दिस वाज द पार्ट दैट वी आर सपोज टू सॉल्व। तो इन इक्वेशन से हमारे पास आएगा कि 3x+6/x² + 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 4 लेस देन 3x+6, क्योंकि x² + 2 पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते थे तो ध्यान नहीं रहा मुझे मतलब। और अब इसको आप लिख सकते हो 2x² - 3x - 2 लेस देन 0। और दिस विल गिव यू -1 से 2। यस सर। -½ से 2 है ना, ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आया। यस सर। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा हाफ -½ से से 2। 2। सर आंसर ये नहीं दी। अच्छा आंसर कुछ और दिया है, ये तो दिया -½ से 2। अरे ठीक है। और बच्चों किसी में डाउट है? लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था उसमें डिटर्मिनेंट्स वगैरह में कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? ये सर वो आपने दिया था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके 27 आंसर है क्या?
यार वो मुझे पता नहीं, मैंने तो आपको घर पे सोचने को दिया था, एक बार सोच के देखना अपने आप क्या था, मुझे भी पता नहीं, आई जस्ट चेक इट आउट समटाइम, तो मैं सर बता मेरा दूंगा। तो 27 और -27 आ रहा मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया उस क्वेश्चन पे। तो चलो बच्चों फिर आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर डिस्कशन ऑन डिटर्मिनेंट्स। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो कहलाती है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि आप किसी एक रो या कॉलम को बाकी रोज या कॉलम्स की मदद से चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला रूल बच्चों इसमें ये होता है कि रोज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड विद रोज ओनली। ठीक है। एंड कॉलम्स विद कॉलम्स, मतलब आप किसी रो में कोई कॉलम का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रो को रो के साथ ही ऑपरेट करना है, कॉलम को कॉलम के साथ। ठीक है, ये पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सेकेंड इज, जब भी आप कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, कॉलम के लिए भी वही रूल है, कोई भी अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो दैट पर्टिकुलर रो, द रो विच इज ट्रांसफॉर्म्ड must appear in transformation with coefficient 1। कोफिशिएंट 1, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप रो 1 या रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, है ना, और आप रो 2 में ही करना चाहते हैं कि भाई हम रो 2 में 2 टाइम्स फर्स्ट रो कर देंगे और 3 टाइम्स थर्ड रो कर देंगे, तो दिस इज अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें आपने ये जो राइट साइड लिखा हुआ है, जो राइट साइड है यहाँ पर, इस राइट साइड में आर, जिस रो को चेंज कर रहे थे, जिस रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, उस रो को इन्वॉल्व करा है। यहाँ राइट साइड में R2 का होना जरूरी है, और R2 का कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए। R2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक तो इन्वॉल्व भी हो और कोफिशिएंट भी 1 हो। कोफिशिएंट 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं कि कॉलम 1 में हम कॉलम 1 को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि इट इज 2 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C2, ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। क्यों गलत है? आपने कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म किया तो राइट साइड में कॉलम 1 होना चाहिए था, चलो वो तो है, लेकिन कॉलम 1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, यहाँ पे आपने कोफिशिएंट 2 देके गलती कर रखी है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो जिस रो या कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो राइट साइड में ट्रांसफॉर्मेशन में अपीयर होनी चाहिए और उसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, ये जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये रो के साथ साथ बच्चों कॉलम के लिए भी ट्रू है ना, तो वो अंडरस्टूड है। तीसरी चीज, द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर। द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर। लीनियर से क्या मतलब हुआ? मस्ट बी लीनियर एंड एडिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई हम कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 3 करेंगे, तो दिस इज अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे जो ऑपरेशंस यूज करें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करें। एडिटिव मतलब होता है कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन अगर आप इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें कि भाई हम तो फर्स्ट रो में सेकेंड रो का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो दिस इज इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होना चाहिए। R2 स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक जा रहा है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये सब अलाउड नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही अलाउड है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे कि भाई हम सेकेंड रो में सेकेंड रो प्लस R1 into R3 ऐड करेंगे, दिस इज अगेन इनवैलिड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज मैथमेटिकली नॉट अलाउड, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो होने चाहिए वो एडिटिव होने चाहिए, मतलब एडिशन यूज कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। तो ये जो पार्ट लिखा है ये गड़बड़ कर रहा है। R1 into R3 इज नॉट अलाउड, यहाँ पे R2 स्क्वायर इज नॉट अलाउड, तो दीज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर नॉट अलाउड। अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस को करने से, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन को करने से
डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड after using these transformations. So let's look at a very simple example. Let's look at a very simple example that which of the following is a valid transformation. इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है? ठीक है, तो ये हमें देखना है. पहले वाले को आप देखोगे तो दिस इज अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन. भाई R1 था, R1 इन्वॉल्व हो रहा है राइट साइड पे और लीनियर है, सब एडिटिव है. ये वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है. C2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम इन्वॉल्व करा है राइट साइड में और कोफिशिएंट 1 है उसका. बाकी सब एडिटिव है, लीनियर है. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो वैलिड. ठीक है, C3 इन्वॉल्व करा हुआ है, कोफिशिएंट 1 है उसका, लीनियर है सब कुछ. फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवैलिड, क्योंकि आपने R1 को चेंज करा तो राइट साइड में R1 तो होना चाहिए, R1 है ही नहीं, तो दिस इज इनकरेक्ट. फोर्थ वाला इनवैलिड है. आप कॉलम को कॉलम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रो को रो से कर सकते हो. यहाँ आपने कॉलम 1 को रो की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करा हुआ है, विच इज इनवैलिड. है ना, ये थोड़ा सा मुझे नीचे लिखना चाहिए था. हम्म. फिर बच्चों नेक्स्ट वाले को देखिए. R1 is 2 R1 plus R2 plus R3. This is again invalid. Why this is invalid? Because R2 का R1 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, यहाँ कोफिशिएंट 2 दे दिया आपने. लास्ट वाले में इनवैलिड. लीनियर होना चाहिए, एडिटिव होना चाहिए, आपने मल्टीप्लिकेशन डाल रखा है R2 R1, ये गलत हो गया. तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस के नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए. These transformations are generally used in determinants only, competitive exams में. मैट्रिसेस में भी आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो आप ज्यादा यूज करते थे बोर्ड्स के लिए. उसका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं है. हालांकि हम एक मेथड पढ़ेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड, इक्वेशंस को मैट्रिसेस सॉल्व करने का, तो उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे मैट्रिसेस में भी. बट अदरवाइज इन जनरल आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है मैट्रिसेस में. ये सिर्फ डिटर्मिनेंट्स में ही एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बात करें. चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस की और प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. डिटर्मिनेंट्स में आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यदि आप भटक जाएं, अगर एक फिक्स स्ट्रेटेजी पे आप काम नहीं कर रहे, आप भटक गए, तो फिर आप उसमें कुछ कुछ करते रहिए, वो डिटर्मिनेंट में कुछ तो होता ही रहेगा. यू कैन सॉल्व क्वेश्चन फॉर आवर्स, घंटों तक आप एक क्वेश्चन में लग सकते हैं. अगर अप्रोच डायरेक्शन सही नहीं है तो आप क्वेश्चन में भटक जाएंगे. तो डिटरमिनेंट से क्वेश्चन में ज्यादातर जो अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, यार मैं इस डायरेक्शन से क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा, इस तरह से इस पे हम चेंजेस करने की सोचते हैं, या ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. तो वो जो स्ट्रेटेजीज होती है एक बार उनको समराइज कर लेते हैं जल्दी से. सिंपल सी स्ट्रेटेजी में पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज दैट यूजिंग रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हमने पढ़े, ट्राई टू टेक द फैक्टर्स कॉमन फ्रॉम सम रो और कॉलम. ये बच्चों मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि मैथ्स में फैक्टराइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, फैक्टराइजेशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए. डिटर्मिनेंट्स में भी वही होता है कि यदि आपको कहीं पे मौका मिले तो फैक्टर्स निकालते रहिए. रो कॉलम में कोई चीज सेम सेम नंबर यदि तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक रो या कॉलम के, तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में बाहर निकाल सकते हैं. तो जब 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 मौका मिले चीजों में, चीजों को कॉमन लेते रहो. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम पहला इलस्ट्रेशन देखें, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट. विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट a plus b plus c is a factor of the determinant. मतलब आपको प्रूव करना है कि a plus b plus c इसमें से कॉमन आएगा. एक्सपेंड नहीं करना है, बस प्रूव करना है कि a plus b plus c कॉमन आएगा इसमें से. तो आप क्या कर सकते हैं कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं कि c1 इज c1 plus c2 plus c3. फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड कर दो. यहां से आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू a plus b plus c, b plus c plus a, c plus a plus b. बचे हुए दोनों सेम है ना. नाउ यू कैन टेक a plus b plus c कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, यू गेट है ना. तो ये आपके पास एक फैक्टर कॉमन आ गया. जैसे सेकेंड पार्ट पे अगर हम चले, आपको प्रूव करना है x plus y plus z इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो कि मे बी इन द फर्स्ट रो आप सेकेंड प्लस थर्ड रो ऐड कर दीजिए.
है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड ऐड कर दो। तो जैसे आप फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड ऐड करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी दोनों सेम। है ना, बाकी दोनों सेम हो गए। नाउ यू कैन टेक x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड वी गेट 1। तो अब ये बेसिकली मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि a प्लस सी कॉमन लेना चाहिए? या तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कि a प्लस सी एक फैक्टर दिख रहा है मुझे सारे ऑप्शंस में, या फिर एग्जामिनर बोल सकता है a प्लस सी की वैल्यू 5 है या 2 है, तो उससे हिंट मिल जाता है कि a प्लस सी की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो फ्रॉम देयर यू गेट सम मोटिवेशन। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है करने का, जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, वो स्ट्रेटेजी इवेल्युएट कैसे होगी? वो इवेल्युएट होगी रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, तो ये बच्चों पहली स्ट्रेटेजी कि जब जब मौका मिले फैक्टर्स कॉमन लेने की कोशिश करिए किसी रो या कॉलम से, उससे बहुत फायदा होता है आगे जाकर। नाउ द सेकंड स्ट्रेटेजी इज कि यूजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ट्राई टू गेट ऑल एलिमेंट्स आइडेंटिकल इन सम रो और कॉलम। किसी रो या कॉलम में कोशिश करें कि सारे एलिमेंट्स सेम आ जाएं। सेम बनने से फिर से बहुत एडवांटेजेस होते हैं, है ना। आप दो जीरोस आराम से क्रिएट कर सकते हो किसी रो या कॉलम में, यदि तीनों एलिमेंट सेम आ जाएं तो आप दो जीरोस आराम से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इस फर्स्ट पार्ट में जाएं, इस डिटरमिनेंट में तीनों एलिमेंट सेम आ गए ना, फर्स्ट कॉलम के ऑल दी थ्री एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, तीनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे अब आप दो जीरोस आराम से बना सकते हो इस कॉलम में, मे बी बाय गोइंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। R3 को लिख लीजिए R3 माइनस R2, और R2 को लिख लीजिए R2 माइनस R1। तो आप दो जीरोस बना लोगे। सेम थिंग कैन बी डन हियर कि आप फर्स्ट कॉलम में से या थर्ड कॉलम में से पहले सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ भी दो जीरोस बन जाएंगे। दो जीरो बनने का मतलब है डिटरमिनेंट आराम से सर एक्सपेंड हो जाएगा। हाँ सर इसमें पहले R3 को R3 माइनस R2 वो लिखेंगे, फिर उसके बाद R2 को कन्वर्ट करेंगे ना, एक साथ थोड़ी ना कर सकते। एक नहीं, मतलब एक साथ ही कर रहा हूँ मैं तो, दोनों मैं जनरली एक साथ कर लेता हूँ। मैं सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि यदि आप R2 पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 पे, है ना, R2 को अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये इंश्योर करना है कि इससे पहले कहीं पे R2 को चेंज ना करो आपने। अगर इससे ऊपर R2 कहीं पे यूज नहीं हो रही, हमने इससे ऊपर R3 यूज करी, हमने R2 का यूज नहीं करा है, तो फिर आप एक साथ दोनों कर सकते हो। करने भी चाहिए, टाइम खराब होगा नहीं तो। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैंने पहले C3 को चेंज करा, C3 को चेंज कराया मैंने, इसमें C2 नहीं चेंज हुआ ना, C1 चेंज हुआ। अगले स्टेप पे मैंने C2 को कर लिया, इसके बाद आप चाहो तो C1 को भी कर सकते हो। लेकिन C1 में दिक्कत ये अच्छा होगी कि जब आप C1 को चेंज करेंगे ना अब, तो C1 को चेंज करने के लिए आपको C2 और C3 का यूज करना पड़ेगा, और C2 C3 ऊपर चेंज हो चुके तब गड़बड़ होती है। सिर्फ C1 को चेंज करना हो तो C3 को। अच्छा मतलब हाँ। भाई ऊपर चेंज हो चुका है ना, अब अपने सामने तो चेंज वाला तो लिखा नहीं है, तुमने ओरली कर दिया है। तो वहां पे गड़बड़ होती है कि जब मैंने R2 को चेंज करा यहाँ पे, तो देखो मैंने ऊपर R2 का यूज, मतलब R2 में ऊपर इससे पहले कोई चेंज नहीं हुआ है। यस सर। हाँ, गड़बड़ कब होगी? जब मैं R3 का यूज करने लग जाऊं। अगर मान लीजिए मैं R2 को ट्रांसफॉर्म, मैं R2 को लिखूं R2 माइनस R3, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर क्योंकि इफ आई, R3 चेंज होता क्योंकि R3 आपने ऊपर चेंज कर दिया ना, वो तो आपके पास चेंज लिखा नहीं है, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। तो बस ये ध्यान रखना कि जिस रो या कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते समय राइट साइड पे ऐसी कोई रो या कॉलम का इस्तेमाल ना हुआ हो जो ऊपर चेंज हुई है। अगर ओके ऐसा सर। नहीं है तो फिर आप दो तीन चार पांच एक साथ करते हैं और कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए ओके सब सर। लोग मना करते हैं क्योंकि ऊपर चेंज हो चुका है, आपके सामने चेंज लिखा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए लोग मना करते हैं कि एक बार में एक यूज करो। लेकिन मतलब फ्रॉम माई साइड यू कैन गो हेड विद 3 और 4 ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम। बस ये ध्यान रखना, राइट साइड पे कोई ऐसे रो कॉलम मत यूज करना जो ऊपर चेंज हो चुका हो। चलिए एक और बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये एक और बहुत कॉमन सा तरीका है कि आपको देखो क्वेश्चन में जब भी ये ABC में लीनियर हो और आपको चेंज करना हो A² B² C² में, या फिर कभी AB BC CA, इनको चेंज करना हो A² B² C² के टर्म्स में, तो एक बहुत कॉमन सा हम तरीका यूज करते हैं, वो है कि आप
देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम को या फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद ए। फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एबीसी डिवाइड। से मल्टीप्लाई करके एबीसी हाँ, कॉमन ले लेंगे। तो हमने फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करा, सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को सी से करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर ए बी सी, सी सी स्क्वायर ए बी सी, है ना, ये बन गया। और अब हम इसमें से अब हम ए बी सी कॉमन निकाल लेते हैं थर्ड कॉलम से। टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम। ठीक है, अब राइट साइड को अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपको दो बार कॉलम दो बार इंटरचेंज। कॉलम्स इंटरचेंज करने हैं। पहली बार आपने फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज कर लीजिए, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी। ऐसा करने से एक नेगेटिव साइन आएगा। फिर एक बार और कर लीजिए, सेकेंड और थर्ड इंटरचेंज कर लीजिए, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर एक साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, समझाने के लिए मैं तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको समझाते हुए दो स्टेप में करें, नहीं तो कई लोग एक बार में कर देते हैं इस काम को। ठीक है, चलिए इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ सेकंड अपने आप ट्राई करें एक बार। टेक 1 मिनट, टाइप अगर सॉल्व हो जाए तो टाइप यस, चैट बॉक्स में यस लिख देना सॉल्व होते ही। सेकंड पार्ट अपने आप करना है आपको, मैं भी कर रहा हूँ, आप मेरा सोल्यूशन मत देखिए, आप अपने आप करिए। सॉल्व हो जाए तो यस टाइप कर देना, ठीक है। तो दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ। तो ये एक और कॉमन सा मेथड होता है सॉल्व करने का। तो नाउ विल टेक सम गुड क्वेश्चंस, ज्यादातर क्वेश्चंस अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। या चलो एक काम और करते हैं, ये बच्चों ये दो स्ट्रेटजीज तो ये हो गई, एक और तीसरी स्ट्रेटजी जो काम की है वो है कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स को याद रखना। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स आपको याद होने चाहिए, दिस इज द थर्ड यूजफुल स्ट्रेटजी। तो पहले एक बार उन डिटर्मिनेंट्स का एक एक करके प्रूफ देखते हैं, फिर देखते हैं कि उनको याद कैसे करेंगे। चलिए पहले से शुरू करते हैं, आपको प्रूव सर करना है। हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन तो हो गया था, बस वो नहीं आया था स्टेप, वो रोज कॉलम आपने चेंज मतलब फर्स्ट और सेकंड रो पे लिख दी थी, ऐसे वो चेंज करना में आया। पिछले बार वाले में एक सेकंड रुको। मतलब जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में चल रहा था ना। हाँ, तो हमने क्या करा कि इसको ऐसा लिख लेते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ बगल में, क्या करा है मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो जब ओके C1 सही है C3 फिर। इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा। हाँ सर। फिर उसके बाद हमने C2 और C3 को भी इंटरचेंज कर दिया, तो एक और नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया यहाँ पे। ये भूल गया था ऑपरेशन। कोई नहीं, कोई नहीं। तो चलो बच्चों लेट्स लुक एट सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स। मैं दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, तीसरा मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके छोड़ूंगा, आप खुद से कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं पूरा कर दूंगा। ये बच्चों पहला स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट जो आपको याद भी रखना है, तो पहले मैं इसका नाम लिख दूं, दिस इज कॉल्ड वेंडरमॉन्ट डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। काफी कॉमनली अकर करेगा ये, तो इसकी वैल्यू आपको याद भी रखनी है ना, तो लर्न दिस।
इस पेज पे जितने भी हैं वो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस डिटरमिनेंट की 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c स्क्वायर की वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के बराबर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, इट इज सिंपली a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो चलिए इसको जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को प्रूव करना बहुत आसान है इसमें, बिकॉज आपके पास दिख रहा है फर्स्ट कॉलम की तीनों एंट्रीज जो है वो 1 है, ऑल द 3 एंट्रीज आर 1। और मैंने बता रखा है यदि सारी एंट्रीज सेम होती हैं तो 2 जीरो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आई डू इज आई यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, R3 में से थर्ड रो में से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा सेकेंड रो चेंज करते समय थर्ड रो मत यूज कर लीजिएगा, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड रो में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 माइनस 1, फिर c माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, 0, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट में हमने कोई चेंज नहीं करा था तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। फिर एक हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी थी कि यार कुछ कॉमन निकले तो तुरंत निकालते रहो कॉमन। तो आप देखोगे सेकंड रो से बी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा और थर्ड रो से सी माइनस बी कॉमन निकल जाएगा। तो इनको कॉमन ले लीजिए, बी माइनस ए, सी माइनस बी। भले ही 2 जीरो बन जाए, कॉमन लेने का प्रोसेस हमेशा चालू रहेगा। अब फर्स्ट रो में आ जाएगा 1 ए, ए स्क्वायर, 0 1 बी प्लस ए, 0 1 सी प्लस बी। नाउ दिस विल बी सेम एज, इसमें बच्चों में इसको दोनों को बी माइनस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ए माइनस बी बन गया, और सी माइनस बी को भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस सी होगा। तो आपने दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करो तो बाहर प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि हमको राइट हैंड साइड इसी फॉर्मेट में चाहिए तो हम इसको ऐसा लिख देते ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। और अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर लीजिए अबाउट द फर्स्ट कॉलम, यहां से एक्सपैंड कर लो, इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ। ये पहला स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, वैन डर मॉन्ट डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं। ये वैसे तो nth ऑर्डर का होता है, 1 स्क्वायर a1 क्यूब अप टू a1 टू द पावर n, ऐसे 1 b1 b2, उसकी वैल्यू भी इसके बराबर होती है। लेकिन अपने सिलेबस में 3/3 तक ही है डिटरमिनेंट, तो ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब है नहीं उसमें। अच्छा चलिए एक और देखते हैं। ये बच्चों फिर से एक अगला डिटरमिनेंट ये कहलाता है साइक्लिक, या इसको साइक्लिक डिटरमिनेंट बोलते हैं। साइक्लिक डिटरमिनेंट ये भी स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करें। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपको इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड करते हैं पहले कॉलम में। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, है ना। फिर यहाँ पे बन जाएगा बी सी ए, सी ए बी। फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, विल गेट 1 1 1। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी पहले कॉलम में सारे एलिमेंट सेम आ गए हैं, तो आप इसको 2 जीरोस बना सकते हैं। और 2 जीरोस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो में से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो, ए माइनस सी, बी माइनस ए, 0 सी माइनस बी, ए माइनस सी, 1 बी सी। अब आपके पास 2 जीरो आ गए, तो आप सीधे एक्सपैंड कर लीजिए फर्स्ट कॉलम से।
तो ये बच्चों बनेगा 1 इंटू सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको वो जो बेसिक मैथ्स हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़े थे ना, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सी बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ये बच्चों बन जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नहीं सॉरी ये प्लस में आएंगे तीनों, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, इसके बराबर आ गया। और अब इस पूरे में से माइनस साइन भी कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको अच्छे से ध्यान होगा कि दिस इज अ स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उस समय मैंने आपको एक चीज और बताई थी और हमने बाद में इसको पढ़ा भी था, दिस इज द स्क्वायर टेक्निक ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स वाला। तो ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब पूरे को लिख देता हूँ, चलो माइनस टाइम्स ए प्लस सी बाई 2 इंटू, ये बेसिक मैथ्स का समय बताया था, ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट इफ एबीसी आर रियल नंबर्स, इफ एबीसी बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, यदि एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो तो ए प्लस सी पक्का पॉजिटिव ही बनेगा, और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस होल स्क्वायर भी पॉजिटिव बनेगा, प्रोवाइडेड if ABC belong to R plus and are distinct. And not all equal. Not all equal मतलब हो सकता है ए और बी बराबर हो लेकिन एबीसी तीनों बराबर नहीं हो सकते, कोई दो बराबर हो सकते, तीनों बराबर नहीं हो सकते। तो यदि एबीसी तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और तीनों के तीनों बराबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि रियल नंबर के स्क्वायर्स का सम नेगेटिव आ नहीं सकता। अगर एक जीरो बन भी गया तो तीनों जीरो नहीं बन पाएंगे, कम से कम एक तो पक्का पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा इन तीनों में से। बाहर ए प्लस सी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एबीसी पॉजिटिव है, और फिर आपने एक नेगेटिव नंबर माइनस भी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ओवरऑल दिस बिकम्स अ नेगेटिव नंबर। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पक्का नेगेटिव आएगी यदि एबीसी पॉजिटिव है और तीनों इक्वल नहीं है तो। बाकी इट्स अ स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन, यू कैन इफ यू वांट, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी चाहे तो एक बार इस वाले फॉर्मूले के नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। आपको यही प्रूव करना था कि यदि एबीसी are different and positive, तो this determinant will be negative, तो we have proved this। इसको ध्यान रखना लेकिन, और ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होती है, और फिर इसका फैक्टराइजेशन आपको याद होना चाहिए कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो वो चीज एक याद होनी चाहिए। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को आप ऐसा लिख सकते हो, ये पता होना चाहिए कि दिस अपॉन 2, उससे प्रूव हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये बच्चों स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, इसको कॉमनली बोलते हैं किंग्स डिटर्मिनेंट। तीन डिटर्मिनेंट्स याद रखने होते, ज्यादा नहीं है, बस ये तीन है किंग्स डिटर्मिनेंट। अब याद रखने वाले तो 5 5 6 6 याद रखते हैं, लेकिन वो आईटी पूछती नहीं है। किंग्स डिटर्मिनेंट इसको भी याद रखो, है ना, पहले इसका वो समझ लो और किस तरह का है देखने में। तो देखिए फर्स्ट रो में इट इज बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ये दोनों सेम है, फिर ये जो बचे हुए एलिमेंट है बी और सी उनका स्क्वायर है। सेकेंड रो में है बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, थर्ड रो सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आती है 2abc इंटू ए प्लस सी होल क्यूब। तो अब हमें ये डिटर्मिनेंट प्रूव करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार आप भी ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अच्छे से यूज होंगी। मैं थोड़ा सा करता हूँ, फिर आई गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, नहीं होगा तो फिर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट डेल्टा इज, अब बच्चों देखो मुझे ए प्लस सी, मैं राइट साइड पे ध्यान रखा हूँ, मुझे ए प्लस सी कॉमन निकालना है, और यहाँ पे ये सब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टाइप की चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि लेट्स डू वन थिंग, वी कैन गो फॉर
फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करते हैं और सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, यहां पे बनेगा b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। फर्स्ट में से सेकंड सेपरेट करा, सेकंड में से थर्ड करा, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर ऐसे ही अगला एलिमेंट यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से फैक्टराइज कर लो, इसको भी फैक्टराइज कर लो, फिर यहाँ पे ये 0 ही हो गया, ये भी बच्चों फैक्टराइज हो जाएगा। और अब हम फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस ए यहाँ तक ठीक। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि क्या आप ट्राई करना चाहेंगे बच्चों इसके बाद एक बार, मतलब एक बार देखो, सोच के देखो इसके आगे क्या करोगे। आई गिव यू 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स, मैं आराम से आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ, सोच के देखिए आराम से, कोई इशू नहीं। भाई ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो मैं तो कर ही दूंगा, तो मत परेशान हो, एक बार सोच के देखो आगे कैसे करना है। हो जाए तो टाइप यस।
हुआ बच्चों? कुछ नहीं, चलो मैं करता हूँ, देखो आगे देखो। टफ क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान नहीं, इसलिए इसको हम याद कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब अच्छा क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है पहले भी, सब्जेक्टिव मतलब 88 या 89 का क्वेश्चन है जेई का। तो व्हाट आई डू इज, देखो यहाँ पे जब आप इस a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, और यहाँ पे हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो व्हाट विल डू इज हम थर्ड रो में से फर्स्ट और सेकेंड रो माइनस कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो आएगा ही आपके पास। अब बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी ध्यान रखना, थर्ड रो में से फर्स्ट और सेकेंड का बच्चों एडिशन आएगा 2b माइनस 2a। तो 2b माइनस 2a इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या 2 टाइम्स a माइनस b। अच्छा फिर सेम चीज यहाँ पे आप थर्ड रो में से r1 तो जीरो है, r2 थर्ड रो में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा यहाँ पे माइनस 2a। फिर इसमें बच जाएगा आपके पास 2ab। यार ठीक, एक काम और कर लेते हैं कि इसमें फर्स्ट कॉलम में आप सेकेंड कॉलम भी ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये बनेगा b प्लस सी माइनस ए। इसमें बच्चों सेकंड कॉलम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a भी कैंसिल, ये जीरो। इसमें आप ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस 2b, जीरो, a प्लस सी माइनस बी माइनस 2a, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल दीजिए, थर्ड रो में से टेक 2 कॉमन। b प्लस सी माइनस ए, जीरो, माइनस बी, जीरो, ए प्लस सी माइनस बी, यहां से भी हमने 2 कॉमन निकाल रखा है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब हम थर्ड रो में 2 जीरो आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कॉलम में मैं थर्ड रो में 2 जीरो बनाने की सोच रहा हूं, तो फर्स्ट कॉलम में हम करते हैं 1 बाय ए टाइम्स थर्ड कॉलम। जैसे आप 1 बाई ए टाइम्स थर्ड कॉलम करेंगे तो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम बी, तो माइनस बी प्लस बी बिकम जीरो, ये जीरो बन जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड कॉलम में करते हैं C2 प्लस 1 बाई बी टाइम्स C3। तो देखो क्या होता है, यू गेट 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा चेंजेस होंगे है ना। फर्स्ट कॉलम में आपने इसको 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है, b प्लस सी। तो कितना बचेगा b प्लस सी। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, आपने इसको 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करा, तो बी स्क्वायर बाई ए। फिर यहाँ पे तो जीरो, ये तो जीरो ही बनाने के लिए कर रहे थे पूरी एक्सरसाइज। फिर अब आप सेकंड कॉलम में क्या करो, आप 1 बाई बी टाइम्स थर्ड कॉलम ऐड करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी। इसमें 1 बाई बी करके इसमें ऐड करा तो ये आएगा ए प्लस सी, ये आएगा जीरो, है ना। एंड नाउ यू कैन एक्सपैंड दिस अबाउट द थर्ड रो, तीसरी रो से इसको एक्सपैंड कर दो, तो 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो है ही हमारे पास। अब बच्चों इसमें बनेगा प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा प्लस ए बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई बी।
which is 2 times a plus b plus c square into इस पूरे में से भी बच्चों आप ए बी कॉमन ले सकते हैं, यू कैन टेक ए बी कॉमन फ्रॉम हियर, तो कितना आ जाएगा? मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी करी मैंने। एक सेकंड बच्चों, जस्ट एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लें, कुछ गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई गलती नहीं। तो इस पूरे में से ए बी कॉमन निकाल देंगे, ये तो मतलब खैर कॉमन ले ही रखा है, इसमें दिक्कत नहीं। इनको मल्टीप्लाई कर लो, बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बच जाएगा। अच्छा, ए बी और ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 ए बी, अच्छा ये ए बी को हम बाहर ले गए। और बच्चों आप देखो, ये जो 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म में से सी कॉमन निकल जाएगा, तो ए बी सी कॉमन आ गया, ए प्लस सी होल स्क्वायर। और जब आपने इन तीनों में से सी कॉमन लिया तो ये बच गया बी प्लस ए प्लस सी, सो दैट इज सेम एज 2abc into a plus b plus c whole cube, and that completes the proof. A decent example based on how the transformations are used. What is the general thought process? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज मैंने आपको 2-3 बताई थी, तो वो बार बार काम आएंगी। फैक्टराइजेशन करना मत भूलिए, और जब भी मौका मिले चीजों को कॉमन लेते रहिए ना। तो दिस वाज द थर्ड स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट व्हिच इज कॉल्ड द किंग्स डिटरमिनेंट। तो ये बच्चों तीनों डिटरमिनेंट्स याद रखना, किंग्स डिटरमिनेंट, साइक्लिक डिटरमिनेंट, इसकी खूब जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से साइक्लिक ही यूज होगा। हाँ बेटा। सर आपने वो नीचे जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हर स्टेप में आप एक बार बताओगे कि आपने सोचा क्या कि ये करना चाहिए, आपने ऐसा करना है, मतलब R3 को, R3 को मतलब ऊपर लिखा हुआ है R3 में से R1 और R2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर C1 में से C1 प्लस C2 ऐड, वो तो ये भाई सोचा इसीलिए तो, कैसे? अच्छा ये कैसे यार, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना मुझे, इसको अगर एक्सपैंड करो तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी कब दिक्कत आती है? जब यार यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इसका 3 टर्म्स लिखा है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी आपको। तो कोशिश ये करा करो कि नंबर ऑफ टर्म, जैसे ट्राइनोमियल से बाइनोमियल बना लो, मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो और छोटा कर लो। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे ऊपर से दिख रहा था कि अगर मैं हटा दूं तो ये 2ab बच जाएगा, तो इसलिए वो सोच के मैंने ये प्रोसेस कर दिया। ठीक है, बाकी ठीक है भाई, मुझे ऑलमोस्ट याद भी हैं चीजें, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, आप लोग के लिए उतना सिंपल नहीं है सोच पाना। लेकिन फिर भी इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अभी बहुत सारे बस हम क्वेश्चन ही करेंगे। अब इसके बाद सिर्फ अगले फॉर द नेक्स्ट 35-40 मिनट्स विल बी सॉल्विंग ओनली क्वेश्चंस, आईटी के पुराने क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आए हुए हैं, जहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन हैं, थॉट प्रोसेस हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से यूज हो जाएंगी। और इन डिटर्मिनेंट्स को भी याद रखिएगा, इनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखो कि 2 जीरो बन जाए तो अच्छा है, लेकिन 2 जीरो बनाना नेसेसरी नहीं होता। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद सम एक्चुअल जेई प्रॉब्लम्स। ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन देयर आर अराउंड 3, 6, 7, तो करीब 7 एग्जांपल्स, और सातों एग्जांपल्स आईटी के ही हैं, पुराने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अपने समय के सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, दिस इज ईयर मुझे नहीं याद है तो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन ऑल दीज क्वेश्चंस आर आईटी प्रॉब्लम्स। देखने में अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा स्टीम है नहीं, सब में आपको थोड़े समय बाद दिखेगा कि यार स्ट्रैटेजी रिपीट होती है। तो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट जब आपको लगे कि हाँ यार अब पकड़ में आ गया। ज्यादातर क्वेश्चन में यही सोचना होता है, वो एक मोमेंट आएगा, जरूर आएगा बीच में ना, तब आपको क्लियर हो जाता है कि ऐसा ही सोचना होता है। तो अभी पहले पिछले एग्जाम्पल का जो लास्ट पार्ट हमने किया था किंग्स डिटरमिनेंट वाला, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ यूज हुई हैं, लेकिन वो जो चीजें यूज हो चुकी हैं वहां पर, वही हम आगे भी यूज करने वाले हैं बार बार। तो अब धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। शो दैट इफ डेल्टा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n plus 1 factorial n plus 2 factorial, सेकेंड रो में n plus 1 factorial n plus 2 factorial n plus 3 factorial, थर्ड रो में n plus 2 factorial n plus 3 factorial n plus 4 factorial, then delta upon n factorial cube minus 4 is divisible by n.
वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो n तो पॉजिटिव होना ही था, वरना फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते। तो ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट आई डू इज, क्योंकि आपको बच्चों ये तो पता होना चाहिए कि n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n, n-1, n-2 अप टू 3 to 1। तो आप n+1 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं। आप n+2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल को फिर से लिख सकते हो n+1 इंटू n फैक्टोरियल। मतलब मैथ्स में क्या होता है, किसी भी बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा जा सकता है। n+1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल को n-3 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हो, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट जो है, जो टेक्निक यूज होगी वो उसके ऊपर बेस्ड होगी। है तो डिटर्मिनेंट ही, तो चलो शुरू करो। हम फर्स्ट रो से n फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट रो से। सेकेंड रो से n+1 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। थर्ड रो से n+2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। अभी आपके पास बच गया 1 1 1। अच्छा, यहाँ पे आपने बच्चों n फैक्टोरियल कॉमन लिया था, तो इसको लिख सकते हो n+1। इस यहां से आपने n फैक्टोरियल कॉमन लिया, n+2 फैक्टोरियल में से भी ये कॉमन लिया, तो इसको लिख सकते हो आप n+2 n+1। इन द सेम वे यहां से सेकंड रो से आपने n+1 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा n+2 n+3 n+2। फिर बचा n+3 n+3 n+4। क्लियर? अच्छा, नाउ दिस क्वांटिटी जो बाहर हमने लिखा है, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल n+1, है ना। n+1 फैक्टोरियल को ऐसा लिख लिया। n+2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो n फैक्टोरियल n+1 n+2 टाइम्स। वैसे तो बच्चों यहाँ पे आप 2 जीरोस आराम से बना सकते हो। आईआईटी में जब सब्जेक्टिव पेपर था तो वैसे ही करना चाहिए था आपको कि 2 जीरोस बना लीजिए। सो जो कन्वेंशनल अप्रोच थी यहाँ के बाद, दैट वाज R3 को आप लिख लीजिए R3 माइनस R2, और R2 को लिख लीजिए R2 माइनस R1। दिस वाज व्हाट यू वर सपोज टू डू इन एक्चुअल जेई एग्जाम, क्योंकि जेई एग्जाम में वो तीन जो डिटर्मिनेंट्स में लिखे थे ना, वो स्टैंडर्ड काउंट नहीं होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो तीनों डिटर्मिनेंट स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देना नहीं है, लेकिन वो तीन स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही यूज हो सकते थे। तो जब आईटी ने सवाल दिया था, तो आपको फिर 2 जीरोस बना के ही सॉल्व करना था, है ना। ओरिजिनल अप्रोच तो यही थी, लेकिन अब समय बदल गया। वो पुराना क्वेश्चन था, उस समय की बात अलग थी। अब आजकल तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ मैं। हालांकि इससे हो जाएगा, एंड इट्स नॉट लेंथी, टफ भी नहीं है, इससे आराम से आप कर लोगे। मैं एक अलग चीज कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखना, इससे एक जादू हो जाएगा। 1 1 1 n+1 n+2 n+3। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो n+1 कॉमन। ये पूरा लिख दूं मैं? चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार। n+1 का स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ, n+1 का स्क्वायर मिल जाएगा। सोच के देखो बच्चों, आप इन दोनों में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n+1 कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा n+2 -1। इन द सेम वे यहाँ पे आपको मिलेगा n+2 का स्क्वायर n+3 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ? भाई फायदा ये हो गया कि आपका वैन डर वाल्स डिटर्मिनेंट आ गया। दिस इज द स्टैंडर्ड वैन डर वाल्स डिटर्मिनेंट जो अभी हमने प्रूव किया था। और अच्छा लगे हाथ तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू आ रही थी, तो डेल्टा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का क्यूब, है ना, 3 बार आया, 1 2 3, इंटू n स्क्वायर प्लस 2n+1 इंटू n+2 इज n, है n+1 इंटू n+1 इंटू n+2, इसको ऐसा लिख लिया। इंटू, नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड वैन डर वाल्स डिटर्मिनेंट, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी। a मतलब ये वैल्यू, b ये हो गया, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, नाउ यू गेट डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब इज इक्वल टू, हमने n फैक्टोरियल क्यूब को लेफ्ट पे भेजा,
इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स। तो यहाँ पे आपके पास आएगा n क्यूब, फिर आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इज 4n स्क्वायर, फिर 4n प्लस n 5n प्लस 1 प्लस 2, तो ये 2 इंटू इसकी वैल्यू आएगी -1 इंटू 2। सो देयरफॉर यू गेट डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा 2 n क्यूब प्लस 8n प्लस 10n प्लस 4। So therefore, delta upon n factorial cube minus 4 will be equal to n into 2n square plus 8, sorry n square आएगा plus, यहाँ भी बच्चों n square कर लेना है ना, ध्यान देना, plus 10, and this quantity, this right hand side delta upon n factorial cube minus 4, this quantity is clearly divisible by 4, divisible by n। आपको यही प्रूव करना था क्वेश्चन में ना, कि प्रूव करिए कि डिटर्मिनेंट में डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल क्यूब माइनस 4 इज डिविजिबल बाय n। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई डेल्टा अपॉन n फैक्टोरियल क्यूब माइनस 4 की वैल्यू आ रही है n इंटू समथिंग, और n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पक्का n से डिविजिबल होगा। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस फैक्टोरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है कि किसी भी बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा जा सकता है। वैसे ये अप्रोच मैंने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताई है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको इस मेथड से करना चाहिए था। चलिए एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आईटी का। ये भी जेई का क्वेश्चन है कि देयर इज अ लेट द 3 डिजिट नंबर्स 828 3b9 एंड 62c। अब बच्चों यहाँ पे आपको वो याद होगा कि हमने बेसिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी बेसिक मैथ्स में, तो ये देखो बेसिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है कि आपको उसने एक 3 डिजिट नंबर दिया है 828। अब 828 जो 3 डिजिट नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है a इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। मतलब इसको थोड़ा तमीज से लिखे तो ये बन जाएगा 100a प्लस 20 प्लस 8। दिस इज अ 3 डिजिट नंबर 828। इसी तरह से एक और 3 डिजिट नंबर है 3b9, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस b इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0, विच इज सेम एज 300 प्लस 10b प्लस 9। फिर एक और 3 डिजिट नंबर आपको दिया है 62c, 6 इंटू 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 प्लस c इंटू 10 टू द पावर 0, 600 प्लस 20 प्लस c। तो ये बच्चों आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं ना। अच्छा आगे बोला है दीज 3 वेयर एबीसी आर इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 9। तो वो लॉजिकल बात है, मैंने आपको बताया था कि जब हम बेस 10 में काम करते हैं तो डिजिट्स यूज्ड आर 0 टू 9, जब आप बेस 2 में काम करते हैं तो डिजिट्स यूज्ड आर 0 एंड 1। हमने इनकी इंटर कन्वर्जन्स भी देखी हुई है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने ये भी देखा था कि किस तरह से आप इनसे डिविजिबिलिटी प्रूव करते हैं, है ना। तो वो सब चीज हम कर चुके पहले। तो अब ये दिया हुआ है कि तीनों नंबर जो है दीज आर डिविजिबल बाय व्हेन एबीसी आर इंटीजर्स, ठीक है। दीज 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ फिक्स्ड इंटीजर के। ये जो 3 नंबर्स हैं 828 3b9 62c, ये तीनों इंटीजर्स एक फिक्स्ड इंटीजर के से डिविजिबल है। अच्छा अगर ये तीनों के से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो इंटीजर होगा 828, ये होगा सम इंटीजर i1 टाइप्स के, क्योंकि के से डिविजिबल है तो के इंटू सम इंटीजर इसके बराबर होना चाहिए। 3b9 की वैल्यू होगी i2 इंटू के, क्योंकि ये भी के से डिविजिबल है, i3 इंटू के, वेयर i1 i2 i3 एंड k बिलोंग टू इंटीजर्स। ये गिवन है आपको। आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा, यू हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा which is equal to a82 39b 6c2
आपने प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट भी k से डिविजिबल है, दिस डिटर्मिनेंट इज आल्सो डिविजिबल बाय k। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लुक एट दीज थ्री इक्वेशंस केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना है ना, इनको देखो, डिटर्मिनेंट को देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा। जो 100 a, 100 डिजिट पे है वही हाँ 100 a, रिपीट हो रहा है। फिर 300, 600, ये बच्चों आपको कहाँ दिख रहा है? 100 इंटू ए, फर्स्ट रो 100 इंटू 3, 100 इंटू 6, पहली रो में मुझे दिख रहा है। पहली रो को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। फिर ध्यान से देखो, 2 इंटू 10, b इंटू 10, 2 इंटू 10, ये आपको दिखेगा तीसरी रो में, 2 इंटू 10, b इंटू 10, 2 इंटू 10, 8 9 c, ये रही सेकेंड रो 8 9 c। तो नाउ आई गेट द आइडिया, व्हाट आई डू इज, हम काम क्या कर रहे हैं कि हम सेकेंड रो में 100